स्टूडेंट, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी हैज बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर विद एन अनइंटरप्टेड टेन्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टोटल टेन्योर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो टेन्योर रहा है वो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है, और वो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो मोर देन 6000 प्लस डेज वो पीएम रहे। और इसमें अभी वो डेटा हम लोग नहीं ले रहे हैं जो आजादी से पहले का है, क्योंकि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसके भी हेड वही रहे। ठीक है, तो ये तो 1947 से 1964 तक का डेटा है, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। सेकेंड नंबर में जो अभी तक रिकॉर्ड था वो इंदिरा गांधी जी का था, और ये था 4077 डेज का। पर जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म आ गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी के भी 3 ही टर्म थे, बिकॉज 1947 से 51 तक जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड तो थी नहीं। इलेक्शन जो है वो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही हो पाए। तो जवाहरलाल नेहरू के भी 3 टेनियर थे, पीएम मोदी के भी तीसरा ये टेनियर चल रहा है। अभी क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी के डेज जो है वो सरपास कर लिए, और 4078 यानी उनका ये 4078 दिन हो गया एज अ पीएम ऑन जुलाई 25। तो 25 जुलाई को उन्होंने इंदिरा गांधी के टोटल डेज को सरपास कर लिया। अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू है, सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी थी, और थर्ड नंबर पे नरेंद्र मोदी। पर अब आप ये ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जी से आगे हो गए। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा पुराना है। 25 जुलाई के बाद का डेटा देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी आगे हुए। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी के और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, जो कि नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है। वरना अक्सर आप देख रहे होंगे कि टॉप 3 में जो है वो कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा एक और चीज है, अगर हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, और तब से लेकर आज तक ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे। 2014 में ये पीएम बने, और तब से लेकर आज तक ये पीएम रहे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो 2001 से 2025 तक, और अभी तो 2029 तक अगर सब ठीक रहा तो पीएम मोदी सीट पर रहेंगे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे। हाँ, बेसिकली ये है कि आधा उनका टेन्योर सीएम का है और आधा पीएम का है। आज तक पीएम मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे, ना गुजरात में एक चुनाव हारे और ना ही लोकसभा का एक चुनाव हारे। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में है और आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ विच ग्रुप डिड यूएसए फाइनलाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील दैट प्लेसेस 15% टैरिफ ऑन इट्स गुड एंटरिंग इन यूएस। देखिए, यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से आए तब से प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ही लोगो है, और वो है टैरिफ्स। अब यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है कि 10% तो बेस टैरिफ रहेगा, वो तो हम सभी से लेंगे। तो इनकी जो सबसे बेस्ट डील हुई है वो हुई है यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम पे जो टैरिफ है वो 10% के आसपास। ठीक, अब टैरिफ का मतलब क्या है, देखिए जब यूके अपना कोई सामान यूएसए में बेचेगा तो वो सामान, मान लीजिए उसकी कॉस्ट यहाँ पहुंचते 100 रुपीज है उसकी कॉस्ट, या $100 है, पर जब वो यूएसए की मार्केट में सेल होगी ना तो वो बिकेगी $110 में। अच्छा, ये $10 क्यों बढ़ गया, बिकॉज $10 विल गो टू गवर्नमेंट। अभी टैरिफ से क्या होगा, अच्छा ये पे कौन करेगा, ये पे करेंगे अमेरिकन सिटीजन। ये बात तो सही है। तो जब ये पे ही अमेरिकन सिटीजन करेंगे और ये पेमेंट सीधा गवर्नमेंट को जाएगा, तो इससे अमेरिका का कैसे फायदा हो रहा है। देखिए, इससे अमेरिका का ये फायदा हो रहा है, जो यहाँ डोमेस्टिक इनके प्रोड्यूसर हैं उन्हें $10 का एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा, क्योंकि 10% का टैरिफ है। अच्छा, जितना ज्यादा टैरिफ किसी कंट्री में इम्पोज करेंगे उतना ज्यादा इनको मार्जिन वो मिलेगा। सपोज जैसे कि वाइन आती है, रेड वाइन यूरोप से आती है,
अब उस रेड वाइन में 15% टैरिफ है, समझो आप, या विस्की है वो यूरोप से आ रही है, उसमें 15% टैरिफ है। तो अगर कोई अमेरिकन उस प्रोडक्ट को अपने वहां प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, उसे ये 15% का तो कॉम्पिटिटिव एज वैसे ही मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है टैरिफ का। टैरिफ का ये कॉन्सेप्ट है कि देना तो देखिए अमेरिकन को ही पड़ेगा अभी इनिशियली, लेकिन क्या होगा बाद में, उनको ऐसा लग रहा है कि टैरिफ लगाने से जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में बढ़ सकता है। अच्छा, ये जो 15% की डील है ये यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है। इनिशियली तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि 30% उन पर टैरिफ थोप दिए थे। फिर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी तो 27 नेशन का ये पूरा ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डील क्रैक कर ली यूएसए के साथ, जिसमें यू पूरे यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ साथ जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम भी डील साइन कर चुके हैं। ठीक, तो बेसिकली यूएस सब पर टैरिफ लगा रहा है। अभी क्या हुआ, इसमें एक टैरिफ नहीं है जो सब पे ही लगेंगे, 50% टैरिफ है यूएस टैरिफ। ये स्टील और एल्यूमिनियम में, मतलब कोई भी स्टील और एल्यूमिनियम जो यूएसए के बाहर है और वो यूएसए के अंदर आएगा तो उस पर 50% टैरिफ लगेगा। ये आउटसाइड ऑफ दीज ट्रेड डील्स है, पहली तो बात ही। दूसरा, अब तक जितने भी टैरिफ अमेरिका लगा रहा है ना, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को 90 बिलियन डॉलर्स की कमाई हो चुकी है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश है। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या किया था उन्होंने, इंडिया पर भी टैरिफ लगाए थे, उसका क्वेश्चन आ गया तो उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। According to Morning Consult survey conducted in July 2025, who emerged as world most popular democratic leader with 75% approval rating। देखिए 75% अप्रूवल रेटिंग अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये जो रिकॉर्ड है वो पीएम नरेंद्र मोदी का है। 75% अप्रूवल रेटिंग बहुत ही ज्यादा है। इसका कारण है, ठीक है, एक तो पीएम मोदी डोमेस्टिकली बहुत पॉपुलर है, दूसरा पीएम मोदी इंटरनेशनली भी बहुत ही पॉपुलर, इसीलिए इतनी ज्यादा उनकी अप्रूवल रेटिंग है। अभी पीएम मोदी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी है कि पीएम मोदी जहां जाते हैं तो सिविलियन जो ऑर्डर है, मतलब सिविलियन ऑनर दिया जाता है जो एक देश दूसरे देश को देता है हाईएस्ट, उसको प्राप्त करने वाले पीएम मोदी सबसे ज्यादा नेशन से पीएम मोदी ने वो प्राप्त किया है अवार्ड। तो आप देखते होंगे कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं तो उस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को मिल जाता है। तो यही दिखाता है कि उनकी जो इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग है वो भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो सेकंड नंबर में है ना वो है ली जाए म्यूंग, ये है सिंगापुर के पीएम। अब देखिए सिंगापुर कितना शांतिप्रिय देश है और उस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंट्री भी, पर इनकी भी जो अप्रूवल रेटिंग है ना वो 59%। तो देखो कितना गैप है मतलब बेसिकली। और यही डोनाल्ड ट्रंप का देखिए तो उनकी तो रेटिंग 48%। ठीक है, तो काफी ज्यादा पीछे है, और अभी तो ये और टैरिफ के बाद थोड़ा और इसमें डिक्लाइन आया और ये 44% के आसपास रही। जेवियर मिली ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या करा था कि अर्जेंटीना की डूबती हुई इकोनॉमी को पूरा रिवर्स कर दिया। आज तो जो है अर्जेंटीना की इकोनॉमी काफी बढ़िया कर रही, इनकी रेटिंग भी 57% है। और एंथनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम। तो पीएम मोदी काफी लंबे समय से इस मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में टॉप डेमोक्रेटिक लीडर बने हुए हैं और ये मोस्ट पॉपुलर लीडर भी है। अगला, नेम द 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए इंडिया और सिंगापुर के बीच में डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया सिंगापुर के साथ बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज करता रहता है। ठीक है, इसी श्रृंखला में जो ये 14th एडिशन है, ये 14th एडिशन है बोल्ड कुरुक्षेत्र का, और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये पूरी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना ये जोधपुर में हो रही है, और जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में। और ये एक्सरसाइज 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक चलेगी। ठीक, अब देखिए इंडिया का आपने सुना होगा कि इंडिया में एफडीआई आता है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के
जो मेजर सोर्सेस हैं दो कंट्रीज, एक तो है मॉरिशियस, दूसरा है सिंगापुर। तो सिंगापुर और मॉरिशियस से इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई भी आता है। तो देखिए इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज इंडिया और सिंगापुर के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, अब ये जो बाकी ऑप्शन है इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन और यूएस मिलिट्री की, और ये हर साल होती है। धर्म गार्डियन, ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है बायलेटरली जापान के साथ, ठीक है। टाइगर ट्राइम्फ, एक्चुअली ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें 3 कंट्री है, इंडिया, यूएस और जापान, तो ये 3 कंट्री। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है यूएई के साथ, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में कई बार पूछी जाती है, तो आपको ये याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये तो हर साल ही होनी है, तो एक बार याद कर लेंगे तो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मैंग्रोव डे observed annually on dash highlights the ecological importance of mangrove ecosystem and promotes their conservation and sustainable management। अब देखिए वर्ल्ड मैंग्रोव डे, ये जो मैंग्रोव है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए होता क्या है, इसके इस तरफ जो है वो बेसिकली सी वाटर है, ठीक, और इसके इस तरफ यानी पीछे जो होता है इनके होता है लैंड। अब आप देखो ये जो सी वाटर है ना इसमें क्या होता है कि बहुत सारी टाइड्स आती हैं जिसकी वजह से लैंड कट कट कर सी में जाने लगता है। अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे तो लैंड सॉइल इरोजन से और लैंड इरोजन से प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो बेसिक कारण होगा। दूसरा इसका क्या होता है, देखिए मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो इकोटोन क्रिएट करते हैं। अभी इकोटोन क्या होता है, देखिए एक तो सी वाटर का पूरा इकोसिस्टम है और एक लैंड का इकोसिस्टम है, तो लैंड और सी के बीच में ये मैंग्रोव इकोटोन बनता है, ये मैंग्रोव का इको सिस्टम रहता है। अब होता क्या है, जो ये सी वाटर है, सी में फ्लोरा और फौना होगी, तो प्लांट्स तो वहीं रहेंगे बेसिकली, पर एनिमल क्या करते हैं, कुछ एनिमल इस इकोटोन में आते हैं तो वो उस पर डिपेंडेंट है। कुछ लैंड के जो एनिमल हैं वो भी इकोटोन पे आते हैं यानी मैंग्रोव्स के पास आते हैं ड्यू टू सम देयर नीड्स। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास जो इकोसिस्टम बनता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जीव रह रहे होते हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी एज पर द डेंसिटी देखें तो इकोटोन्स में हमेशा बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ज्यादा होती है। तो एज the biodiversity perspective we have to save them, that's why world mangrove day हम annually मनाते हैं बिकॉज इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और ये कब मनाते हैं, 26 जुलाई को हम ये हर साल मनाते हैं। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो ये वर्ल्ड मैंग्रोव डे है ना ये इस्टेब्लिश करा था पहली बार, ये करा यूनेस्को ने। तो यूनेस्को ने 2015 में इस दिन को मनाना शुरू करा और उसके बाद हर साल हम इसे मनाते हैं। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस डे को सेलिब्रेट करने का वो है अवेयरनेस फैलाना। बिकॉज अगर आप देखें तो जितने भी ऐसी प्लेसेस होती हैं वहां पर क्या करते हैं, जैसे मुंबई में इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, वहां उन्होंने क्या किया, जितना भी वेटलैंड्स है जहाँ पे बेसिकली मैंग्रोव्स होते हैं, ये क्या करते हैं मिट्टी ला ला के उसको भर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उधर बिल्डिंग बना देते हैं। तो जो ये पूरा इशू है कि लैंड इरोजन का वो फिर आने लगता है। तो यही प्रॉब्लम अभी मुंबई फेस कर रहा है बिकॉज सारा जो मैंग्रोव का प्रोटेक्शन है वो गायब हो चुका है। तो ये एक बड़ा इशू है। और फिर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी इसके तो जो इशू होंगे वो तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक। ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी डिड इंडियन आर्मी होल्ड एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। अब देखिए ड्रोन प्रहार जो ये पूरी एक्सरसाइज है ना ये बेसिकली कर क्या रही है इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी अब इंटीग्रेशन कर रही है ड्रोन्स का अपने टेक्टिकल ऑपरेशंस में। तो ये इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में हुई, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में एक रयांग मिलिट्री स्टेशन है, ठीक है। ये वहां एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है सियांग डिस्ट्रिक्ट, उसमें है ये। और वहां ये पूरी एक्सरसाइज हुई। एक्चुअली वी वांट टू काउंटर चाइना बिकॉज वी विल डील विद पाकिस्तान वेरी इजीली एज सीन इन ऑपरेशन सिंधु।
पर इशू किसके साथ है? चाइना के साथ है। तो अब जितनी भी टेक्टिकल ऑपरेशन है उसमें इंडियन आर्मी ड्रोन्स को इंटीग्रेट कर रही है धीरे धीरे, ताकि ड्रोन्स की मदद से जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, जो सर्विलांस ऑपरेशन है, जो रिकॉनिसेंस ऑपरेशन है, वो किए जा सके। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ड्रोन्स में ही आप कामेगाजे ड्रोन्स का यूज कर सकते हो, आप ड्रोन्स से मिसाइल फायर कर सकते हो, स्मॉल आर्मर वाली, आप एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकते हो ड्रोन से। तो आगे जो फ्यूचर की लड़ाइयां होंगी बेसिकली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रोन्स का। तो यही इंडियन आर्मी अब क्या कर रही है, इसको इंटीग्रेट कर रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, तो उसमें ड्रोन्स का देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल था कि हमने पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है HQ9 उसको एक ड्रोन से तबाह कर दिया। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर जो है वो ड्रोन वॉरफेयर और AI का है। तो इंडियन आर्मी भी अब क्या कर रही है, अपने टेक्टिकल ऑपरेशंस में ड्रोन को इंटीग्रेट कर रही है। तो उसी श्रृंखला में ये पहला एक्सरसाइज था ड्रोन प्रहार। हैज बीन कन्फर्ड विद GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। देखिए GP बिरला जो मेमोरियल अवार्ड है ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये अवार्ड अभी किसे मिला है? अभी मिला है वी नारायण को। अभी वी नारायण कौन है? देखिए वी नारायण करंट इसरो के चीफ है, चेयरमैन, और ये लीडिंग एक्सपर्ट है कायरोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम की। ठीक, अच्छा, ये जो अवार्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा रिनाउंड है। उसका रीजन है बिकॉज अब तक ये अवार्ड 32 नोबल लॉरियट्स को मिल चुका है, जिसमें से अभी रिसेंटली जो इंडिया के एक फिजिसिस्ट थे वी रामाकृष्णन, जिनको नोबेल भी मिला है, उन्हें ये अवार्ड मिला था। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग को ये अवार्ड मिलता है। उसी श्रृंखला में इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण साहब, उनको ये अवार्ड दिया गया है, बिरला मेमोरियल अवार्ड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर कोच एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। देखिए अगर आपको पता हो तो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है वो निश्चित जगह है, बहुत ही कम वो जगह है, और जो हाइड्रोजन पावर इंजन पे काम कर रही है वो तो चेन्नई है। तो पहली तो ये चीज हो गई। अब देखिए दूसरी चीज ये है, ये हाइड्रोजन पावर कोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीजों के लिए। पहली तो क्या है, देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंस घटाएंगे। दूसरा ये क्या है, ये क्लीन एनर्जी सोर्स है। तीसरा इसमें जीरो एमिशन होता है। ठीक, और इंडिया का तो आप जानते हैं जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है वो है 2070। तो 2070 तक जो इंडिया का नेट जीरो एमिशन टारगेट है वो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसमें वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोजन पावर्ड कोच बना रहे हैं, और साथ ही साथ अभी तो उन्होंने हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन भी बनाना स्टार्ट करा है। तो अब धीरे धीरे जो इंडियन रेलवेज है, पहले हमारे जो है वो कोल इंजन यानी थर्मल इंजन चला करते थे पुराने टाइम पर। अब ये थर्मल इंजन से इंडियन रेलवे शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रिक इंजन पे, और अब इलेक्ट्रिक इंजन से वो शिफ्ट कर रही है हाइड्रोजन पावर इंजन पे। तो ये फ्यूचर में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हाइड्रोजन पावर कोच। और हाइड्रोजन पावर में देखिए अगर हम हाइड्रोजन का कंजम्पशन करते हैं या उसे कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं एज अ फ्यूल, तो आउटपुट में क्या निकलेगा, H2O। तो कोई पोल्यूशन का एजेंट ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट, और ट्रेन में भी जो है उतनी ही एफिशिएंसी आ रही है अभी जितनी टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ एक इशू है, वो इशू ये है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इज वेरी वेरी टफ, जबकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये बहुत इजीली हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों नहीं कर रहे? देखिए जो इंडिया में मेजर इलेक्ट्रिसिटी है ना वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है। अब आप देखो, अगर मेजर एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से बनेगी तो इनडायरेक्टली वी आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिकल, एंड इलेक्ट्रिकल में भी हम थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। तो कुल मिला के जो एमिशन हो रहा है वो उतना भी कम नहीं होगा। दैट इज द थिंग। इसीलिए एक जगह तो हम क्या कर रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट की संख्याओं को कम कर रहे हैं और उस पर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, सोलर बढ़ा रहे हैं। दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पूरा उनका इंजन है
उसे हम चेंज कर रहे हैं हाइड्रोजन पावर कोच में। तो एक हिसाब से डुअल टारगेट्स इंडिया अचीव करने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके हैव साइंड 50-year कमिटमेंट टू ऑकस डिफेंस ट्रीटी। अब देखिए ऑकस डिफेंस ट्रीटी जो है ना बेसिकली वो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था और एक्चुअली ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2021 में। तो ये एग्रीमेंट रिगार्डिंग किस चीज के, देखिए ये एग्रीमेंट जो है ना वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी का। तो इसमें 3 कंट्री हैं, ऑकस में ही वो कंट्री है। देखिए AU, ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया, यू मीन यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम और थर्ड कंट्री यूएस। अब देखिए यूएस और यूके के पास एक टेक्नोलॉजी वो है न्यूक्लियर सबमरीन की। अब यूके और यूएस क्या चाहते हैं कि चाइना को इंडियन ओशियन में हम लोग उलझा के रखें। इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया अपना नेटो कंट्री है इसको हम क्या करें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी दें। तो एक बार अगर इसे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी रहेगी, इसके पास न्यूक्लियर सबमरीन रहेगी, तो चाइना का जो हेजीमनी जो चाहता है कि इंडियन ओशियन में या साउथ चाइना सी में बन जाए उसको एक हिसाब से काउंटर मिलेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें इशू क्या आ रहा था, इसमें ऑस्ट्रेलिया को तो पेमेंट देना है प्लस यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन बनाएंगे और ये नंबर अच्छा खासा हुआ 7 से 10 ये नंबर। पर जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे पैक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, देखिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाना, एयरक्राफ्ट के फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाना, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो इसे अमेरिका ट्रांसफर नहीं करना चाहता। और एक बात और ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर सबमरीन तो इंडिया के पास भी है और रशिया के पास भी है और चाइना के पास भी है, ठीक। पर जो सबमरीन यूएस और यूके यूज करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी कंपेरेटिवली इन 3 कंट्रीज की, ठीक। तो यही है इसीलिए, और यूएस तो यूके से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन यूज करता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक तो कितना बेसिकली कितने सालों बाद रिफिलिंग होती है, बिकॉज वो फ्यूल है उसकी रिफिलिंग तो होगी। अच्छा न्यूक्लियर सबमरीन के बड़े एडवांटेज है, एक बार न्यूक्लियर सबमरीन अगर डॉक से निकली तो काफी लंबे समय तक सी में रह सकती है, बिकॉज उसे फ्यूल भरने दोबारा आना नहीं, तो ये उसका बड़ा फायदा रहता है, ठीक। तो अब यूएस और यूके की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है कंपैरेटिवली चाइना इंडिया और रशिया की, तो ये समझना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to UN State of Food and Nutrition in the World 2025 report, around dash of the world population were affected by hunger last year। देखिए करेक्ट आंसर है इसका 8.2%। डेटा है सिंपल है आपको याद करना है 8.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए इसमें भी क्या है जो लो इनकम कंट्रीज है ना वो इस प्रॉब्लम से ज्यादा इफेक्टेड है, बिकॉज वहां क्या हो रहा है जो कॉस्ट है ना हेल्थी डाइट की वो बढ़ती जा रही है और ये कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है कंपैरेटिवली हायर इनकम कंट्रीज के। तो जो नंबर ऑफ पीपल है जो अभी भी मतलब देखिए अभी वो हेल्थी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब जैसी अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा जो नंबर है वो और नीचे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पीपल ये और बढ़ जाएगा। अच्छा ओवरऑल अगर हम नंबर देखें ना ऑल ओवर वर्ल्ड में तो क्या हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में तो धीरे धीरे वो नंबर कम आ रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि धीरे धीरे जो वर्ल्ड का नंबर है वो तो कम आ रहा है लेकिन धीरे धीरे जो लो इनकम कंट्री है उसमें ये नंबर बढ़ता जा रहा है, तो एक बड़ा इशू है ये। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और उन इन्फ्लेशन की वजह से और ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई चेन्स, तो ये लो इनकम कंट्रीज के पास खाने के लिए अफोर्डेबल डाइट के लिए और ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो एक बड़ा इशू है जो स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में दिखाया गया, तो ये ध्यान रखना। अच्छा ये भी ध्यान रखना एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है, तो इसमें कई ऑप्शन आ सकते हैं जैसे यूएन WHO, सो एट दैट टाइम यू मस्ट टेक द यूएन एज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 consecutive successful flight tests of Pralay missile was conducted recently, identify the correct statement about the missile। देखिए प्रलय मिसाइल इंडिया की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिसाइल है।
अब हो क्या रहा है, देखिए इंडिया प्रलय मिसाइल डेवलप कर रहा है, और प्रलय मिसाइल को डेवलप करने का मेन कारण क्या है कि देखिए पाकिस्तान इंडिया के बहुत पास है। अब अगर पाकिस्तान को हमें बेसिकली, ये तो एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो पाकिस्तान को अगर हमें टारगेट करना है तो अग्नि मिसाइल्स का क्यों यूज करना। तो अब ब्रह्मोस का भी हम यूज करते हैं, पर ब्रह्मोस थोड़ी कॉस्टली मिसाइल है, तो अगर हम पूरी इंडिजिनस मिसाइल डेवलप कर लें तो उसका बड़ा फायदा होगा। अब ये जो मिसाइल है ये डेवलप करी जा रही है डीआरडीओ के द्वारा। जितनी भी इंडिया में जनरली मिसाइल होती हैं वो सब डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप की जाती है। इसकी स्ट्राइक रेंज है देखो आप, 150 से लेकर 500 किलोमीटर, तो पाकिस्तान का एरिया और बेसिकली चाइना का जो मेनलैंड चाइना है उसको तो वो तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा ये मिसाइल, लेकिन बाकी चाइना ही कवर करेगा। तो बेसिकली हम ये पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, दूसरा हम ये एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया क्या है एमटीसीआर का मेंबर है, तो हम 300 किलोमीटर से ऊपर की रेंज की मिसाइल दूसरे देशों को नहीं दे सकते। तो अब ये क्या है कि हम अपने इक्विपमेंट सेल करते हैं अर्मेनिया को और कई अफ्रीकन कंट्रीज को, तो उनके लिए ये मिसाइल बेसिकली बनाया जा रहा है। ये पूरी मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और सॉलिड प्रोपेलेंट इसमें यूज किया जाता है, और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बैलिस्टिक मिसाइल के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्रूज मिसाइल के। तो अगर बैलिस्टिक प्योर बैलिस्टिक मिसाइल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो अग्नि, और प्योर क्रूज मिसाइल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ब्रह्मोस। तो इसमें दोनों के फीचर्स हैं, और इनका इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में। जनरली मिसाइल के टेस्ट यही होते हैं, तो इसका सही आंसर है फिफ्थ। तो दो मेन रीजन है, एक तो एक्सपोर्ट, दूसरा पाकिस्तान, ये ध्यान रखें। अगला, डैश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डब्ल्यूईओ जुलाई अपडेट हैज अपग्रेडेड इंडिया ग्रोथ एक्सपेक्टेशन टू 6.4%। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो हर साल आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है, तो ये बहुत सिंपल है मतलब। और इसमें भी ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये तो इसकी फाइनल रिपोर्ट आती है ईयरली, लेकिन होता क्या है कि एक तो ये हाफ ईयरली भी निकलता है और मंथली मंथली भी निकलता है। तो जुलाई वाले डेटा में इन्होंने क्या करा, अपग्रेड कर दिया पूरे एक्सपेक्टेशन को। पहले इंडिया से एक्सपेक्टेशन था 6.2%, अब ये बढ़ाकर कर दिया है 6.4%। तो देखिए एक तो इन्होंने इसका रीजन दिया कि इम्प्रूव्ड ग्लोबल कंडीशन और जो बिनाइन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी इंडिया को हेल्प करेगा। लेकिन ये सब हुआ था कब, जब इंडिया पर 25% और एडिशनल टैरिफ नहीं लगे थे, 25% प्लस एडिशनल 25% टैरिफ नहीं लगे थे। अब देखिए टैरिफ के बाद कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी में 0.4 से लेकर 0.6% का हिट आ सकता है। तो ये एक बड़ा इशू, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की तरफ से आई। अभी इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अच्छा एक और चीज है, इन्होंने इसमें ग्लोबल ग्रोथ की भी बात करी है, तो ग्लोबल ग्रोथ इन्होंने 3.0 रखी है, ठीक। ये टारगेट है 2026 का, FY 2026 का, और FY 2027 में इनका टारगेट है 3.1। तो ये इनका पूरा टारगेट है। अब देखिए आरबीआई हैज केप्ड इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंसर इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एआईएफ एक टाइप के फंड होते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है कि पब्लिक का पैसा है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किन के लिए होते हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो ये थोड़ा रिस्क ज्यादा लेते हैं, और इसमें जो होता है एक फंड मैनेजर होता है, ही इज वेरी वेरी एक्सपर्ट। तो वो क्या करता है, कुछ रिस्की पोजीशन लेता है, जैसे ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और वहां से क्या करता है ऐसा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है which collects money from investor and invest in non traditional assets like private equity, hedge funds। तो ये ऐसी जगह पैसे वो लगाते हैं जहां रिस्क ज्यादा है, तो अगर रिस्क ज्यादा रहेगा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा रहेगा। इसीलिए आरबीआई ने बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन पे कैप लगा दिया कि आप क्या करें, आपका जो 10% है ना, तो कलेक्टिव जो एक आपका इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें 10% से ज्यादा बैंक या एनबीएफसी की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा अगर हम ऐसा देखें तो कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेगुलेटेड आरई, आरई मींस regulated entity like NBFC and bank,
in any AIF shall not increase 20% ऑफ द कॉर्पस। तो ये भी है 10% किसके लिए, एक पर्टिकुलर बैंक और नॉन बैंकिंग, पर 20% से ज्यादा एआईएफ का कॉर्पस वो किसी बैंक से नहीं आना चाहिए। तो ये एक आरबीआई की तरफ से आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 10। तो 10 और 20 आप दोनों याद रखिएगा। और ये पूरी चीज फोर्स में आएगी 1 जनवरी 2026 पे, ध्यान रखिएगा अगले साल की बात है। अभी तो आरबीआई ने जो है पहले इसकी लिमिट जो ये 20 में बता रहा हूँ ये 15 रखी थी, अब ये बढ़ाकर 20 कर दी। तो ऐसा होता है कि बैंक में जैसे ट्रेजरी होता है, तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, ये पूरे जगह इन्वेस्ट करता है। तो वो डायरेक्टली तो प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो ये एआईएफ की यूनिट से ले लेते हैं। तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए आरबीआई ने इसमें अपर कैप लगा दी। What is the new tariff announced by Donald Trump, US President, on all goods imported from India effective from 1 अगस्त 2025? अब देखिए यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। अब ये जो टैरिफ है ना वो ट्रंप यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि इंडिया पर एडिशनल ड्यूटी वो लगा रहे हैं 25% की। अभी ध्यान रखना ये टैरिफ लगता नहीं। अब यूएस ने इंडिया को साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप क्या करो, रशियन ऑयल बाई मत करो, बिकॉज यूएस में अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना वो रुक जाए। अब ना इसके लिए पुतिन तैयार है, ना इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पुतिन को दबाव में डालने के लिए ये किया जा रहा है कि जो रशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बाइंग कंट्री है वो कौन है, इंडिया है, उसके उस पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। अब देखिए हाईएस्ट जो रशिया से तेल खरीदता है इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी वो तो चाइना, लेकिन चाइना पे यूएसए पहले ही इतने टैरिफ लगा चुका है कि चाइना पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, इसका कोई दबाव आता नहीं, बिकॉज चाइना की जो सप्लाई चेन्स है वो थ्रू लॉट ऑफ कंट्रीज आती हैं, जैसे वियतनाम के थ्रू, जैसे इंडिया, हम भी जो सामान यूरोप मतलब यूएस या यूरोप में भेजते हैं उसमें बहुत सारा चाइना का होता है। जैसे सपोज हम आईफोन डिलीवर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चंक में आईफोन जा रहा है, तो उसमें भी आप ध्यान दो कि इंडिया में असेंबली होती है, बेसिकली 10% ऑफ द आउटपुट इंडिया में बनता है, बाकी 90% तो चाइना से ही बन के आता है। तो चाहे उसमें एमोलेड की स्क्रीन हो या आईपीएस डिस्प्ले हो या फिर उसकी चिप हो, वो सब चाइना से बन के आती है। तो आप देख रहे हो चाइना रीरूट कर रहा है, तो बेसिकली एक जगह जहां वो असेंबल होता है उस वहीं का वो प्रोडक्ट माना जाता है, तो इसीलिए इंडिया से वो जाता है। तो चाइना पे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, इंडिया पर एडिशनल ड्यूटी लगाई जिससे रशिया पर प्रेशर पड़े। बेसिकली इंडिया की मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पर टिप्पणी आई है कि आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ये एक इशू है। अच्छा, ये जो एडिशनल ड्यूटी है ना ये लगाई गई है नेशनल सिक्योरिटी इशू पर। कहने का मतलब ये है कि कल को अगर ट्रेड डील हो भी गई ना तो जरूरी नहीं है कि 25% की टैरिफ हटे, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के तहत लगी है, रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत नहीं। रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत तो अमेरिका ने केवल 25% का टैरिफ लगाया। और देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति भी रहती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, जब भी किसी देश के साथ डील करने की बात करते हैं तो उस पर पहले बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसी को कम करते हैं, तो उस देश को भी लगता है कि चलो इतना कम कर दिया। एक्चुअली यही है कि पहले आप क्या करो, किसी को ऐसा बोलो कि मैं आपको 50% पे लोन दूंगा, फिर और आप उसके साथ निगोशिएट करो, धीरे धीरे आप नीचे आओ और अब आप बोलो कि मैं ना आपको 15% पे लोन दूंगा, तो उसको क्या लगेगा कितना रिड्यूस कर दिया, जबकि 15% भी क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक क्या होता है, बेसिकली निगोशिएशन स्ट्रेटेजी भी है डोनाल्ड ट्रंप की, यही उन्होंने अभी यूरोप के साथ भी किया था, हमने पहले डिस्कस किया। ठीक, इंडिया अभी भी रशियन ऑयल बाय कर रहा है और शायद आगे भी बाय करता रहेगा, क्योंकि बिकॉज अगर इंडिया बाय नहीं करेगा रशियन ऑयल तो इशू ये हो जाएगा कि पूरी वर्ल्ड मार्केट में जो ऑयल मार्केट है बेसिकली उसमें तेल की कमी हो जाएगी, और तेल की कमी मतलब जैसे ही तेल की कमी होगी तो प्राइस ऑयल के बढ़ जाएंगे, और इंडियंस जो है वो खूब ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा नेशनल इंटरेस्ट को। दैट्स वाई ये हुआ है। हालांकि अभी इंडिया से अजीत डोवल साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो गए हैं रशिया में, और अभी 15 अगस्त को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग भी
वो तय हुई है अलास्का में। तो ये भी एक मीटिंग अभी होने वाली है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आगे देखते हैं, विद विच कंट्री कोस्ट गार्ड डिड इंडियन कोस्ट गार्ड ICG साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कॉपरेशन। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड अभी बहुत सारे कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है और उनके साथ कॉपरेशन भी कर रहा है। तो बेसिकली इस बार जो उन्होंने किया है वो यूएई के साथ किया गया, और यूएई में कोस्ट गार्ड को कहते हैं नेशनल गार्ड कमांड। तो ये पूरी डील नेशनल गार्ड कमांड के साथ हुई है, जिसमें इंडिया और यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है पूरा। अच्छा, इसके तहत बहुत सारे काम होंगे। देखिए, बेसिकली आप जानते होंगे कि यूएई एक मिडिल ईस्ट कंट्री, तो बेसिकली अब इंडिया और यूएई के बीच में कई कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज तो हम देख ही रहे हो रही है, तो अब कोस्ट गार्ड के लेवल पे भी ऑपरेशन होंगे, तो जिससे क्या होगा कि दोनों देश के जो कोस्ट गार्ड है उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। प्लस इंडियन ओशियन में और बेसिकली अरेबियन सी में इंडिया और यूएई जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा और इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी होगी। दोनों जो सर्विसेज हैं वो एक दूसरे का इक्विपमेंट, एक दूसरे से कई टेक्निक्स सीख सकती है, तो ये काफी अच्छा एग्रीमेंट है। मिडिल ईस्ट में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेशन है जिससे इंडिया के काफी अच्छे पैक्ट हैं वो यूएई है। बिकॉज एक तो क्या है कि यूएई में इंडियन डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा है और वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशनों में, और अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में जो सबसे फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के वो यूएई के साथ, ठीक। द लोकसभा हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर डैश फॉर फर्दर 6 मंथ विद इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 13 अगस्त 2025। देखिए, प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत। अब ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है ना, ये मणिपुर में लगा है। अब देखिए, मणिपुर में जो कंडीशन है ना वो बड़ी खराब है। हुआ क्या कि मणिपुर में दो कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में रिफ्ट हो गया, तो उन दो कम्युनिटीज के बीच में जो रिफ्ट हुआ है ना, उसकी वजह से मणिपुर में जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया था। वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब से वहां प्रेसिडेंट रूल है, और अब इसे 6-6 महीने एक्सटेंड किया जा रहा है। जब तक वहां स्थिति सामान्य नहीं होगी, तो कुकी मियती के बीच में वहां इशू है, जब तक वो स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक वहां प्रेसिडेंट रूल लगता रहेगा। तो ये एक बड़ा इशू है, और प्लस मणिपुर का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज मणिपुर क्या है, म्यांमार बॉर्डर के पास है। तो इंडिया का ये वाला जो एरिया है बेसिकली जो म्यांमार के पास है, तो मणिपुर यहाँ है। बेसिकली ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड और ये मणिपुर बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर से टच है। अब इशू क्या है, म्यांमार बॉर्डर खुद ही, म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जहां गृह युद्ध चल रहा है, तो वहां भी क्राइसिस वो जैसी सिचुएशन है। तो होता क्या है कि उधर से आतंकवादी हथियार ये सब इधर आ जाते हैं, और अब ये हथियार आ जाएंगे, एक बार आप लड़ने वाले को हथियार दोगे तो सिचुएशन क्या होगी, हमेशा क्रिटिकल ही बनी रहेगी। तो एक बड़ा इशू है वहां दो कम्युनिटीज के बीच में, ये है मणिपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच FMCG कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो बेसिकली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप और मैं सामान्य जिंदगी में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब। तो विच FMCG कंपनी हैज अपॉइंटेड शैलेश एज इट्स CEO। तो देखिए, ये शैलेश जी हैं, इनको CEO बनाया, और ये बनाया किसने, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर। अब ये देखिए, PNG और यूनिलीवर मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जितनी भी कंपनी है ना, ये भारत की बड़ी FMCG कंपनी, और बेसिकली ये फॉरेन कंपनीज है सारी। तो यूनिलीवर तो देखिए ब्रिटेन की कंपनी, और भारत में उनकी जो सब्सिडरी है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। जॉनसन एंड जॉनसन आप जानते हैं, इसको तो कोई बताने की जरूरत नहीं, बेबी प्रोडक्ट्स में इनकी मोनोपोली। रेक्टेड बेंकिस्टर बेंकिस्टर ये बनाते हैं डिटॉल, सही है, ये इन्हीं का प्रोडक्ट है। ठीक, कोलगेट पामोलिव मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, और भी बहुत सारे। अगर जो आप डेली शैम्पू या आप डेली सोप यूज करते हैं, ठीक है, वो या तो यूनिलीवर का होगा या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो गैम्बल का होगा। अब इशू क्या आ रहा है इंडिया में, इंडिया में इशू ये है कि धीरे धीरे जो डिमांड है ना वो घटती जा रही है। बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे एक बूम साइकिल आया था आफ्टर कोविड, तो सरकार ने खूब ज्यादा एक्सपेंडिचर करा। अब ये जो बूम साइकिल है ये घटता जा रहा है, तो हो क्या रहा है,
इंडिया में डिमांड घट रही और लोगों की कंज्यूम करने की कैपेसिटी घट रही, बिकॉज सैलरी इतनी बड़ी नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, जो ये जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है इनमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही। और कौन सी ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ग्रोथ की। तो वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसीलिए क्या हो रहा है कि अभी जो ये सीईओ है, जो भी अपॉइंट हो रहे हैं इन कंपनियों में, इन ये बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कैसे ये अपनी कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ ला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पद्मश्री अवॉर्डी टीएन मनोहरन हु पास्ड रिसेंटली। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टीएन मनोहरन जो है वो चेयरमैन थे आईडीबीआई बैंक के। ठीक, ये ध्यान रखना। आईडीबीआई बैंक की एक खासियत है, पहले ये पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने अपनी सारी स्टेक एलआईसी को बेच दी, तो अभी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है टेक्निकली। He was the former president of Institute of Chartered Accountants of India. That is also correct. He was previously served as chairman of Canara Bank. तो ये तीनों ही आंसर सही है और इसका करेक्ट आंसर है 5। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो बेसिकली ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और ये इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है एक्चुअली। तो देखिए क्या है, द सेक्रेट Piprahawa relics of Lord Gautam Buddha have returned to India from Hong Kong is the correct answer 127 years। देखिए ये समझिए कि इसके अंदर ऐसी मान्यता है, ठीक है, ये बहुत सारे जो बुद्धा के रेलिक्स है ना वो अभी इंडिया में हैं, ठीक है, वो इंडिया के पास है। एक इसका हिस्सा ऐसा था, बाकी सब हिस्सा तो इस फैमिली ने इंडिया को दे दिया था, लेकिन एक हिस्सा उन्होंने अपने पास रखा। अब देखिए हुआ क्या, एक गांव था पिपराहवा, 1898 में यहाँ से बुद्धा के रेलिक्स मिले और ये पूरे रेलिक्स उठाकर, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड था, ये पूरे रेलिक्स चले गए हांगकांग। अब हांगकांग में जब गए तो इंडिया बहुत सारे रेलिक्स को इंडिया ले आया बेसिकली, लेकिन ये एक ऐसा था जो हांगकांग में जो जिस फैमिली के पास था ये उनके पास था। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम इनका ऑक्शन कर देते हैं। अब जैसे ही वो ऑक्शन करने वाले थे तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसकी तरफ से इसमें इंटरवेंशन किया गया। अब हुआ क्या, देखिए जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो बड़ा मामला लेट हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट का क्या है, एक अपना पूरा सिस्टम रहता है, वैसे काम होता है। तो ये इस केस में क्या हुआ, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पीपीपी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। इसमें हुआ क्या कि इंडिया ने, मतलब गोदरेज ग्रुप ने, जो गोदरेज इंडस्ट्री है इंडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, मिनिस्ट्री ने क्या करा, गोदरेज इंडस्ट्री को बोला कि आप डायरेक्टली उनसे बात करो, और गोदरेज इंडस्ट्री ने ये $100 मिलियन में खरीद ली पूरा। तो बेसिकली उनको ऑक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें जो पैसे चाहिए थे वो मिल गए, और गोदरेज इंडस्ट्री इसको भारत ले। अब भारत, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको गोदरेज इंडस्ट्री से खरीद लेगी, तो जैसा भी उनका एग्रीमेंट रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया के लिए कि मतलब देखिए इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज है, और ये सॉफ्ट पावर में इंडिया की काफी ज्यादा इफेक्ट करता है कि इंडिया इज अ ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म। और जबकि आप देखो चाइना, जितने भी हमारे एशियन कंट्री है, आसियान के जो देश है, सही है, और जितने भी हमारे जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, इनके साथ जो हमारे रिलीजियस रिलेशन है वो गौतम बुद्धा की वजह से। अब चाइना और इंडिया के बीच में क्या रहता है, टसल चलती रहती है हमेशा। तो चाइना वाले चाहते हैं कि भाई हम ऐसा एज अ ओरिजिनेटर दिखे, ठीक है। अब जैसे दलाई लामा का इशू चल रहा है, तो दलाई लामा का इशू भी यही है, इंडिया ने उनको पनाही इसलिए दी है बिकॉज देखिए इंडिया का सीधा सीधा कहना है वी आर दी ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिस्ट, और जो भी बुद्धिस्ट आएगा तो इंडिया को उसको मदद करनी पड़ेगी। तो ये एक पूरा सिस्टम है, और इसीलिए ये जो होली रिमेन्स आए हैं भारत में, ये पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया और बहुत बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया इस पर। और अभी ये रेलिक्स कुछ दिनों के लिए जो है वो म्यूजियम में रखे जाएंगे ताकि आम जनता इसके दर्शन कर सके कोलकाता में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैनिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, विच नेशन हैज बैन यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिबेट दुनिया में चलते रहता है कि जो ऑनलाइन कंटेंट है क्या वो बच्चों को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसे
अब कंट्रीज लाइक इंडिया है, इसमें क्या हार्मफुल इफेक्ट तो जनरली अपने को पता ही है वो होते हैं इन सब के। इसमें क्या रहता है कि बच्चा की जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज है वो काफी कम हो जाती है, बिकॉज वो दिन भर स्क्रीन से चिपका है और प्लस वो ऐसी चीजें देख रहा है जिसमें जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत छोटा है एक्चुअली। तो होता क्या है, उसका कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ता है और भी कई वो चीजों पे, उसकी साइकोलॉजी पे एक इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ये सब अपने आप बैन कर दी। एक बहुत बढ़िया स्टेप है, ठीक। हालांकि अब इंडिया में तो ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने काम किया और ये ध्यान रखिएगा कि वो बेसिकली अंडर 16 चिल्ड्रन के लिए इसको बैन करते हैं। उसके बाद तो उधर क्या है कि जो एज है वो 16 से कम है, तो 16 जो एज है वो वहां पर डिसाइड करती है कि अबव 16 द पर्सन हैज इज अडल्ट, तो दैट इज द थिंग। तो 16 तक उन्होंने सब बैन कर दी। अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, देखिए ये तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी, क्योंकि देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, टिकटॉक तो इंडिया में बैन ही है बेसिकली, पर ये जो बाकी एप्स हैं ये इंडिया में चल रहे हैं और कई जो लोग हैं वो यहाँ कंटेंट क्रिएट करते हैं जिससे उनका घर चलता है। तो इट डिपेंड्स, अब वो हर चीज का प्रोस और कॉन्स है, तो यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं, which state government has announced that August 7 will be celebrated annually as Sustainable Agriculture Day। तो अगस्त 7 को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इसी बार से मनाया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी मीन्स जब किसी की एनिवर्सरी को, यानी जन्म हुए अगर 100 साल हो जाए तो उसको कहते हैं सेंटेनरी ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब जानते होंगे ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उसके बाद भी जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, सक्सेसफुल हो गया, फिर इन्होंने अपना जो सेकंड कैंपेन चलाया वो चलाया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। तो इन्हीं के सम्मान में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अगस्त 7 को, जिस दिन इनका बर्थडे होता है, उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाना शुरू किया। विच कंपनी हैज टॉप्ड द 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 12 कंसेक्यूटिव ईयर। 12 साल से ये कंपनी फर्स्ट में है। अब देखिए ये जो लिस्ट थी ये 71st एडिशन है एक्चुअली, और जो 12 साल से टॉप में कंपनी है वो है नो वन अदर देन वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट, इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा उसके हिसाब से इसमें लिस्टिंग होती है, और वॉलमार्ट का रेवेन्यू आज भी सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, सेकंड नंबर पे अमेजॉन है, अमेजॉन भी यूएसए की कंपनी है, वॉलमार्ट भी। स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना, ये एक्चुअली एक कॉर्पोरेशन है चाइना की, ये थर्ड नंबर पे। सऊदी अरमाको बहुत ही बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ये फोर्थ नंबर पर, और चाइना नेशनल पेट्रोलियम ये फिफ्थ नंबर। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि चाइना और यूएसए टॉप इकोनॉमिक कंट्री, क्यों, बिकॉज वहां की कंपनियां फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में 500 लिस्ट में टॉप्स पे। अब देखिए इंडिया का क्या हिसाब है। अच्छा, ये पिछले 12 साल से तो कंसेक्यूटिवली है, और ये 20 बार टॉप पे रह चुका है। वॉलमार्ट बहुत ही बड़ी कंपनी है एक्चुअली, ये रिटेल सेलर्स हैं अमेरिका में, और इनके कई रिटेल स्टोर है। तो वॉलमार्ट के बारे में तो मुझे आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखिए इंडिया की तरफ से बेसिकली 10 कंपनियां हैं इन 500 की लिस्ट में। ठीक है, इसमें जो टॉप कंपनी है ना वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अच्छा, पिछले साल इसकी रैंक 86 थी, इस साल इसकी रैंक थोड़ी घट गई है और अब ये 88 पायदान पे। पर इंडिया की जो कंपनीज है उसमें ये टॉप है। और ये जो कंपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्री, ये 22 साल से, पिछले 22 साल से इस लिस्ट में मेंशन करी जा रही है। तो लॉन्गेस्ट है किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए इतना लंबा टिक पाना। दूसरा क्या है, देखिए इंडिया की तरफ से और भी कई कंपनी, पर सिग्निफिकेंट इस बार जो चेंज हुआ है वो एक बैंक ने डेब्यू किया, और वो बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसी बैंक, वो पहली बार इस लिस्ट में आया है, और उसकी जो रैंकिंग है वो है 464 रैंक। तो ये ध्यान रखिएगा कि आईसीआईसी बैंक पहली बार इस लिस्ट में आए। और इंडिया की तरफ से जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश मेंटेन इट्स पोजीशन एज इंडियाज हाईएस्ट रैंक कंपनी इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2025 सिक्योरिंग 88 स्पॉट। अभी मैंने आपको बताया था रिलायंस इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि 10 कंपनियां हैं,
तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाद कौन सी, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 95th रैंक है इनकी, और पिछले साल भी इनकी यही रैंक। उसके बाद आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नंबर, इनकी है रैंक 127। एसबीआई की रैंक अच्छी खासी इंप्रूव हुई है 14 पॉइंट, इस साल इनकी रैंक है 163। ओएनजीसी की रैंक है 181। तो ये टॉप 5 कंपनीज हैं जो इंडिया से हैं, और ये फॉर्च्यून ग्लोबल में। अब धीरे धीरे इंडिया में क्या करना चाहिए कि और ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो क्या है फॉर्च्यून ग्लोबल में आ सके। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेम द फ्रेंच स्पोर्ट रिटेलर ब्रांड, वेरी वेरी पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। विच हैज सेट अ स्ट्रेटेजिक टारगेट टू स्केल इट्स लोकल सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया टू 3 बिलियन। तो सही आंसर है डेकाथलॉन, बहुत फेमस है एक्चुअली इंडिया में। ठीक है, अब देखिए डेकाथलॉन चाहता क्या है। डेकाथलॉन ये चाहता है कि इंडिया से, अभी जो इंडिया से ये प्रोक्योरमेंट करते हैं ना, बेसिकली लोकल सोर्सिंग का मतलब क्या है, जितने भी इनके स्टोर्स हैं, तो बेसिकली 8% जो रॉ मटेरियल आता है वो इंडिया से आता है। तो ये ध्यान रखना। और ये रॉ मटेरियल ही नहीं है, कभी लेबर भी होता है, कभी फिनिश्ड वो गुड होते हैं। तो पूरी कंपनी की जो सेल्स है उसका 8% इंडिया से आता है। अब ये क्या चाहते हैं कि 2030 तक ये जो 8% का नंबर है ये हो जाए 15%। अब जब ये करेंगे ना ये पूरा हाइक, तो इससे होगा क्या, इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इनका ऐसा टारगेट है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिलाकर 3 लाख नौकरियां भारत में जनरेट कर देंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो एक बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये पूरा टारगेट ये लोग अचीव करेंगे 2030 तक। तो ये जो है एक बढ़िया बात। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।